हाँ जी बच्चों, सभी को नमस्कार। देखिए बेटा, बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2.6 के हमने 6 पेजेज ऑलरेडी पढ़ लिए। 6 पेजेज में आपको स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 करवा चुका हूँ। स्टेज नंबर 1 कि किसी भी कंपनी को फॉर्म करवाते टाइम, बनाते समय एक स्टेज होती है हमारी प्रमोशन, जिसके अंदर हम डिफरेंट आइडियाज़ डिस्कवर करते हैं कि हमें किस फील्ड में बिजनेस को सेटअप करना है, कंपनी किस पर्पज़ के लिए खोली जानी है, उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट या जो उससे जिस फील्ड में जाने की सोची है, क्या वो हमारे लिए सक्सेसफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, नहीं। सेकंड स्टेज में हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जिससे कि हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा पाएँ। इनकॉर्पोरेशन, इसके लिए हमने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाया, जो रजिस्ट्रार है उसको डिफरेंट डिटेल दी, फ़ी वगैरह के बारे में बताया। तो हमने 2 स्टेजेस करके यहाँ पर हमने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव कर ली थी, जिसके अंदर कंपनी का सिन जो होता है वो मेंशन होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिस नंबर से कंपनी पहचानी जाएगी। क्योंकि हमारे देश में लाखों कंपनियां हैं, नाम से सर्च नहीं होती क्योंकि नाम मिलते जुलते होते हैं, इसीलिए सबको एक नंबर दिया जाता है। जैसे लाखों बच्चे सीबीएसई का एग्जाम देते हैं, बोर्ड का एग्जाम देते हैं, किसी भी कंपटीशन टेस्ट को देते हैं, लाखों देते हैं, 16-17 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 30 लाख, इतने बच्चों के नाम भी सेम सेम होते हैं कईयों के। तो कैसे पहचाना जाता है? तो उन्हें रोल नंबर अलॉट किए जाते हैं बेटा, रोल नंबर, ताकि जैसे ही हम रोल नंबर डालें उस पर्टिकुलर बच्चे का जो एडमिट कार्ड है वो निकल के आ जाए और पता चल जाए भी बच्चे का नाम क्या है, पेरेंट्स के नाम क्या है, एग्जाम का सेंटर कहाँ पर आया है, टाइमिंग क्या है, ये सारी डिटेल उसे एक रोल नंबर से पता चल जाती है। तो इसी प्रकार अगर हमें किसी कंपनी को सर्च करना है कि भाई लाखों कंपनियां हैं उसमें से एक कंपनी सर्च करें, तो उसके लिए आपको उसका सिन नंबर पता होना चाहिए, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जैसे ही आप ये नंबर इंटरनेट पर साइट होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो साइट होती है, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस वेबसाइट पर जाकर हम किसी भी कंपनी का सिन नंबर डालकर उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके लिए आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है, ऐसे हर कोई चेक नहीं कर सकता। जो लोग काम करते हैं कंपनीज को बनाने का, वो उनके पास पासवर्ड होते हैं, इनका आईडी बनानी पड़ती है। तो उससे आप किसी भी कंपनी की डिटेल ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी बनी हुई है तो क्या वास्तव में एग्जिस्टेंस में है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी 5 साल पहले बनी थी और कोई बंद हो चुकी है या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसके प्रमोटर्स हैं अब भी दिखाए जा रहे हैं लेकिन वो मर चुके हैं कई साल पहले। तो उसके बारे में सारी डिटेल हमें इस सिन नंबर से पता चल जाती है। तो हमने यहाँ पर सीखा था कि एक प्राइवेट कंपनी को जैसे ही ये सिन नंबर अलॉट होता है, और ये सिन नंबर कहाँ पर होता है बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो सर्टिफिकेट कंपनी को मिलती है, जैसे आपको मार्कशीट मिलती है वैसे ही एक सर्टिफिकेट मिलती है, उस सर्टिफिकेट में उस कंपनी का सिन नंबर अलॉट होता है। प्राइवेट कंपनी इस नंबर के मिलने के तुरंत बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेन देन शुरू कर सकती है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी को थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ता है। वेट किस चीज का, कि प्रोविजन है लॉ के अंदर, कानून के अंदर ये प्रावधान है कि जब तक प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत, सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब तक कि बिजनेस को शुरू करने का एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट और नहीं ले लेती है रजिस्ट्रार से, जब तक वो अपना व्यापार शुरू नहीं कर सकती है। तो सिन नंबर के ऊपर भी आपसे केस स्टडी पूछी जा सकती है कि ये 2 कंपनियां हैं, दोनों को सिन नंबर अलॉट हो चुके हैं, एक प्राइवेट है एक पब्लिक है, तो बताइए कि क्या दोनों कंपनियां अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं या नहीं। तो आप कहेंगे प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस जस्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग सिन, बट पब्लिक कंपनी हैव टू ऑब्टेन another certificate which is called certificate of commencement of business। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 7 से,
और स्टेज नंबर 3 स्टेजेस में कंपनियां बनती हैं, 2 स्टेज हमने पढ़ ली है। अब तीसरी स्टेज आएगी जिसका नाम होगा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा है कि जैसे ही दूसरी स्टेज में सिन नंबर मिल जाएगा, एक प्राइवेट कंपनी बिजनेस शुरू कर सकती है। तो जब प्राइवेट कंपनी ने बिजनेस शुरू कर ही दिया अपना, तो क्या उसके लिए ये वाली स्टेज अप्लीकेबल होगी? नहीं होगी। ये स्टेज उस कंपनी के लिए अप्लीकेबल होगी जो कि पब्लिक कंपनी है और जिसके अंदर शेयर कैपिटल है, हैविंग शेयर कैपिटल, यानी वो पब्लिक कंपनी जो जनता से पैसे मंगवाकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है। प्राइवेट कंपनी तो क्या करती है कि प्राइवेट कंपनी को जिन लोगों ने बनाया है वो अपने ही जेब से पैसा लगा देते हैं सारा, उन्हें पब्लिक से मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनको हमने फ्री कर दिया। लेकिन पब्लिक कंपनी जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है, मैं भी चाहता हूं कि किसी कंपनी में अपना पैसा लगाऊं, तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जो पब्लिक से पैसे लेकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, बदले में पब्लिक को उनके द्वारा लगाए गए पैसे पर वो डिविडेंड देती है, तो ये रही कंपनी और ये होती है पब्लिक। पब्लिक कंपनी कभी भी अपनी जेब से पैसे नहीं लगाती है, वो पब्लिक से लेती है। ABCDEF ये मान लो पब्लिक है। इस पब्लिक ने इस कंपनी के अंदर 1 2 3 4 5 6 60 लाख रुपए लगाए इन सब ने इस कंपनी के अंदर, और सबका जो हिस्सा है वो 10-10 लाख है। सभी ने 10-10 लाख रुपए इस कंपनी में लगा रखे हैं। अब ये कंपनी क्या करेगी? कंपनी को 60 लाख रुपए मिल गए हैं, कंपनी अपनी मशीनरी परचेज कर सकती है, अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, रॉ मटेरियल परचेज कर सकती है, मतलब अपना काम शुरू कर सकती है इस 60 लाख रुपए से। इन लोगों को क्या फायदा होगा पैसे लगाने का? जब कंपनी ईयर एंड में अपने अकाउंट्स क्लोज करेगी, ईयर एंड में जब अपने अकाउंट्स क्लोज करेगी तो वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, लाभ हानि खाता बनाएगी। इस खाते में जब प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट इन सभी में बांट देगी। कंपनी कहेगी कि भी मैं हर व्यक्ति को 10% का मुनाफा दूंगी, और उस मुनाफे को कहा जाता है बेटा लॉ की भाषा में डिविडेंड, और डिविडेंड का हिंदी रूपांतरण होता है लाभांश, लाभों का एक हिस्सा। इसकी संधि विच्छेद करें तो लाभ प्लस अंश, लाभों का वह छोटा सा हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में, यानी कि जिन व्यक्तियों ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है उनके अंदर बांट दिया जाता है, उसे बोलते हैं डिविडेंड, लाभांश। ठीक है, तो हर व्यक्ति को अपने द्वारा लगाए गए पैसे पर 10-10% का मुनाफा मिल जाएगा। देखो इनके 10-10 लाख रुपए तो कंपनी में सेव है, 15 10 20 साल जब तक ये पैसा लगाए रखना चाहेंगे ये लगा सकते हैं, इनके पैसे सुरक्षित है। लेकिन ये जो 1 लाख रुपए हर व्यक्ति को एक्स्ट्रा मिलेगा, 10 लाख का 10% 1 लाख, ये इन्हें हर साल मुनाफा होता रहेगा इस 10 लाख के अलावा। अगर मान लो 5 साल बाद डी कहता है मेरे को मेरा पैसा वापिस दो, तो डी को 10 लाख रुपए दे दी जाएंगे वापस उसको, और जब तक नहीं पैसे लगे, जब तक हर साल 1-1 लाख रुपए अपने लेता रहेगा। हो सकता है कि कंपनी अगले साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा दे, तो वो कह सकते हैं कि इस बार मैं हर व्यक्ति को 20% दूंगी, 2-2 लाख रुपए मिल जाएंगे। और ज्यादा हो गया, कंपनी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हूं, मैं अपने हर शेयर होल्डर को 40%, 4-4 लाख रुपए का इनको मुनाफा होगा। तो जैसे जैसे कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में बिकते जाते हैं, वैसे वैसे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे रेपुटेशन बढ़ेगी कंपनी को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट में हिस्सेदार कौन होते हैं? वो लोग जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है। तो प्रॉफिट का अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलता है बेटा? पब्लिक कंपनी में पब्लिक को। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, उतना ही ज्यादा पब्लिक की जेब में पैसा आएगा। इनका ओरिजिनल पैसा तो सुरक्षित रहेगा हमेशा, और उसके ऊपर इन्हें जो ये मुनाफा मिल रहा है ये अलग से है, अलग से। ठीक है बेटा, तो इस तरह से एक पब्लिक कंपनी जनता से पैसा वसूल करके, वसूल मतलब मांग कर अपना बिजनेस स्टार्ट करती है।
इसलिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन का जो क्लोज है, जो स्टेप है, वो पब्लिक कंपनी में अप्लाई होता है। प्राइवेट कंपनी में कैपिटल सब्सक्रिप्शन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को पैसे मांगने ही नहीं है पब्लिक से। अच्छा जी, होप आपको समझ में आ गया होगा इसी सब सिस्टम। अब देखते हैं कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता क्या है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जनता से पैसे मांगना। अच्छा जी, तो पेज नंबर 7 पर जब रीड करेंगे हम, तो इसमें लिखा है कि एक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है। अब देखो यहां पर भी एक बात है, एक पब्लिक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, दोनों के अंदर ही शेयर कैपिटल नहीं है। जरूरी थोड़ी कि पब्लिक कंपनी जनता से पैसे मंगवाएगी। अगर कहे कि शेयर कैपिटल किसी पब्लिक कंपनी में नहीं है, इसका मतलब वो पब्लिक कंपनी भी जनता से पैसे नहीं मंगवा रही है, अपने आप से ही काम चला रही है, और प्राइवेट तो अपने आप से काम चलाती है। तो अगर किसी पब्लिक कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो उसके लिए भी ये वाला क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोनों ही कंपनियां अपना सिन नंबर लेने के बाद बिजनेस शुरू कर सकती हैं। लेकिन वो पब्लिक कंपनी जिसके अंदर शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का मतलब होता है जिसने जनता से पैसा मंगवा रखा है, उसी के ऊपर ये क्लोज अप्लाई होता है। इस डेफिनेशन का ये फायदा है। ठीक है बेटा, अब देखिए पहले इसमें, दिस कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन ए पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। वो पब्लिक कंपनी जिसमें की शेयर कैपिटल है उसी के ऊपर ये क्लोज एप्लीकेबल होगा। अगला है, कंपनी ऑथराइज ए बैंक टू रिसीव एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक। अब पब्लिक कंपनी क्या करती है, शेयर सर्टिफिकेट बनवा लेती है, शेयर सर्टिफिकेट्स को प्रिंट करवा लेती है, और प्रिंट करके एक बैंक को अपॉइंट करती है। जैसे रिलायंस कंपनी ने HDFC बैंक को, SBI बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को, किसी भी बैंक को नॉमिनेट कर दिया कि हम अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं पब्लिक में आपके थ्रू। यानी हम अखबार में एडवर्टीजमेंट निकालेंगे कि फलानी कंपनी के शेयर्स जो है वो मार्केट में बिकने आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कंपनी शेयर्स बेचने जा रही है, तो जिस व्यक्ति को शेयर्स परचेज करने में इंटरेस्ट होता है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है, वो बंदा इस बैंक से संपर्क करेगा और हमारी कंपनी के शेयर्स यहां से परचेज करेगा। हमारे पास ना आए, वो हमारे ऑफिस में नहीं आए, बैंक में आए। तो हर कंपनी जनता से पैसे रिकवर करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट बनवाती है, उन सर्टिफिकेट्स को बैंक को हैंडओवर कर देती है। अब बैंक इस कंपनी के बिहाफ पर इन सर्टिफिकेट को बेचेगा। अब बैंक के अंदर जो भी लोग जाएंगे, जैसे ए गया, इसने कहा भाई मुझे 10,000 शेयर्स चाहिए उस कंपनी के, 10,000 शेयर्स। बैंक कहेगा भाई एक शेयर की कीमत कंपनी ने 80 रुपए रखी है, एक शेयर यानी कि एक सर्टिफिकेट 80 रुपए की देते हैं हम, तो इस बंदे को 8 लाख रुपए का चेक देना पड़ेगा बैंक में, तब जाकर इसको 10,000 सर्टिफिकेट मिल जाएगी। सर्टिफिकेट तो बेटा एक ही होगी, लेकिन उसके ऊपर नंबर्स जो होंगे ना वो 10,000 हो जाएंगे। अब 10,000 सर्टिफिकेट देखो कितनी होती है, वो तो बेचारा गाड़ी करके ले जाएगा, उसको तो गाड़ी ट्रक करके ले जाना पड़ेगा। तो आजकल सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपने चाहे लाख सर्टिफिकेट खरीद रखे हो, आपको कागज मिलेगा एक ही, उसके ऊपर नंबर्स लिख दिए जाते हैं कि आपने इतनी सर्टिफिकेट ले रखी है, और टोटल अमाउंट लिख दी जाती है कि 8 लाख रुपए आपने इस कंपनी में लगा दिए। तो जो भी व्यक्ति इनमें शेयर परचेज करना चाहेगा, बैंक के पास जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, और जितने रुपए का एक शेयर है उतने के बराबर वो पैसा दे आएगा बैंक में, जितने उसने शेयर खरीदने। बैंक क्या करेगा, इन सारी एप्लीकेशंस को इकट्ठा करता रहेगा। मान लेते हैं कि कंपनी ने 1 लाख सर्टिफिकेट बैंक के पास भेजी कि भाई 1 लाख शेयर्स बेच दो हमारे। बैंक के पास लोग आते गए और 85,000 लोग ही सिर्फ आ पाए, और कंपनी जो टाइम पीरियड दिया था कि भाई 1 महीने के अंदर ये हमारे शेयर्स बिक जाने चाहिए, बैंक को 1 महीना हो गया, सिर्फ 85,000 सर्टिफिकेट्स ही बिक पाई हैं।
तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि एक कंपनी ने जितने शेयर्स बेचने चाहे उसका 90% जब तक लोग नहीं खरीद लेते हैं, कंपनी आगे यानी कि इनका जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से स्वीकार करके इन्हें मालिक नहीं मान सकती है। जैसे इस केस में हमें 85,000 सर्टिफिकेट्स मिले, जबकि 1 लाख का 90% होता कितना है 90,000, यानी जब तक 90,000 शेयर्स कम से कम नहीं बिक जाएंगे तब तक हम इन लोगों को असलियत में जो सर्टिफिकेट्स होती हैं, यानी इनको मालिक मानने का जो प्रोसीजर होता है वो हम फॉलो नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। और अगर हमारा टाइम पीरियड पूरा हो जाता है और फिर भी 90% हमारे शेयर्स नहीं परचेज होते हैं तो हम इस ऑफर को रद्द कर देंगे। जिन जिन व्यक्तियों ने जितना जितना पैसा लगाया था उन सबको उनका चेक वापस कर देंगे। ये बैंक सभी को बुलाएगा और कहेगा भी अपना अपना जो पैसा तुमने दिया था ना मुझे, वो सारा वापस लेके जाओ, क्योंकि कंपनी ने अपना जो ऑफर है, जो आईपीओ है, वो रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ठीक है बेटा, तो याद रखना कि एक पब्लिक कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो जितने शेयर्स उसने इशू करे हैं बैंक के थ्रू, उसका 90% एप्लीकेशंस जब तक बैंक के पास नहीं आएंगे, कंपनी इन लोगों को असलियत में शेयर सर्टिफिकेट नहीं देगी। यहाँ पर लोग एप्लीकेशंस देकर आ रहे हैं, शेयर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं इनको बाद में। कब? जब हमारा 90% का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। अगर यहाँ पर पब्लिक मान लो 92,000 लोग हमारे शेयर्स परचेज कर लेते तो हम 92,000 लोगों के लिए सर्टिफिकेट छपवाते और फिर इनको अलॉट कर देते, तब वो लोग हमारी कंपनी के एक्चुअल मालिक कहलाते। तो 90% कम से कम है, 90 से लेकर 100 के बीच में अगर शेयर्स परचेज होते हैं तो कंपनी आगे प्रोसीड करेगी, शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर्स को बांटेगी, अदरवाइज ऑफर को रद्द कर देगी और जिन लोगों ने जितने जितने शेयर्स खरीदे थे जितने रुपए में, उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसे बोलते हैं बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब भी आपसे पूछा जाए 1 नंबर में तो आप आंसर दोगे 90% ऑफ इशू साइज। इशू साइज का 90%, इशू साइज का है हमारा 1 लाख का, तो 90% जो होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है बेटा, तो ये हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया है। और चलते हैं आगे। तो हमने दूसरी हेडिंग पढ़ी थी कि कंपनी किसी बैंक को ऑथराइज कर देती है, उसके बाद पब्लिक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करना पड़ेगा सर्टिफिकेट बांटने से पहले। तो सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखा जाएगा, अगर ये पूरा हो जाता है तो हम सर्टिफिकेट्स छपवाना शुरू कर देंगे, अदरवाइज ऑफर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब लिखा हुआ है रेड पेन से मैंने स्टार लगा के, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मींस कंपनी शुड हैव रिसीव 90% एप्लीकेशंस फ्रॉम पब्लिक। कम से कम 90% एप्लीकेशंस आनी चाहिए। अगर कंपनी 1 लाख शेयर्स बेचना चाहती है तो कम से कम 90,000 उसके पास एप्लीकेशन, यानी 90,000 लोग जब तक नहीं आएंगे खरीदने तब तक कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होगा और कंपनी को ऑफर रद्द करना पड़ेगा। 90,000 से लेकर 1 लाख के बीच आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम है 90,000 तो आने ही आने चाहिए। अगर हमने 20,000 शेयर्स इशू करे तो 20,000 का 90% कितना होता है, 18,000 एप्लीकेशंस आनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इसको कैंसिल करके सबका पैसा वापस कर देंगे। लिखा है, जैसे एग्जांपल भी दिया, अगर कंपनी फेल हो जाती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन इश्यू करने में तो इसको एप्लीकेशन का पैसा सभी को वापस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अच्छा देखो मैंने लिखा हुआ है मिनिमम सब्सक्रिप्शन इक्वल टू 90% ऑफ द साइज ऑफ इशू। इशू होता है उसके साइज का 90% आपको चाहिए। अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए क्यों? सबसे पहले कंपनी ने अगर मान लो कोई एसेट्स परचेज कर ली है बिजनेस शुरू करने से पहले, क्योंकि कंपनी को पता है बिजनेस तो शुरू करेगी वो, तो वो एडवांस में ही कुछ मशीनें खरीद लेती है उधार में, तो उस उधार को चुकाने के लिए पैसा चाहिए, तो उस पैसे के लिए कंपनी कहती है भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी को शुरू करवाने के बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, वकीलों को हायर करना पड़ता है, सीएस को हायर करना पड़ता है, ठीक है, डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सहायता लेनी पड़ती है, इन शेयर्स को बिकवाने के लिए एजेंट की सहायता लेनी पड़ती है, तो कुछ खर्चे होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक खर्चे, उनका भुगतान करने के लिए हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए।
उसके बाद है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए खरीदना है, स्टॉक रखना है, आपको कैश रखना है, बैंक में पैसा रखना है, इसके लिए आपको पैसा चाहिए। अमाउंट बोरोड फॉर 1 and 2, अगर आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे करने के लिए या एसेट परचेज करने के लिए कोई लोन लिया हुआ था, उस लोन को चुकाने के लिए भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कई बार ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्यों रिक्वायर होता है, रीजन बताइए। तो 3 नंबर में ये वाला क्वेश्चन आपके काम आ सकता है। ठीक है बेटा। आगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये बेटा जो बी पॉइंट था हमारा इनकॉर्पोरेशन का लास्ट पार्ट था, इनकॉर्पोरेशन का लास्ट पार्ट था हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप में, यानी कि हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी। तीसरी स्टेजेस जो है वो आएगी हमारी अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को शुरू करना। तो बिजनेस को शुरू करने के ऊपर 2 पॉइंट कहे थे हमने कि एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है। प्राइवेट कंपनी नॉर्मली होती है, वो पब्लिक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है। ये दोनों ही कंपनियां कब बिजनेस शुरू कर सकती है बेटा, याद रखना 1 नंबर में, जैसे ही इनको सिन मिलेगा ये दोनों कंपनियां बिजनेस शुरू कर सकती हैं। प्राइवेट तो होगी वो पब्लिक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, जिसमें पब्लिक ने पैसा नहीं लगा रखा। लेकिन वो पब्लिक कंपनी जिसके अंदर पब्लिक ने पैसा लगा रखा है उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये सर्टिफिकेट और लेनी पड़ती है, उसके बाद वो कर सकती है। अच्छा, अब इसमें लिखा गया है रेड कलर में कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट को अचीव करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए सेक्शन 11 बना हुआ है कंपनीज एक्ट 13 में, उस सेक्शन में लिखी गई बातों को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो सेक्शन क्या है उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की सर्टिफिकेट इशू करने का जो प्रोसेस है वो कौन से सेक्शन में, आप कहोगे सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है बेटा। अच्छा, अब सेक्शन 11 में 2 बातें हैं वो तो हमें बता रखी है। एक पब्लिक कंपनी को जिसमें शेयर कैपिटल है और वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहती है प्राप्त करना रजिस्ट्रार से, तो उसके लिए 2 कंडीशंस यहाँ पर बताई गई है। इनको तो हम फॉलो नहीं करेंगे, इसको देखेंगे। इसके लिए कंपनी 2 बातें फॉलो करेगी। नंबर 1, इफ प्रोस्पेक्टस इशूड, अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी किया हुआ है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक निमंत्रण पत्र होता है जिसके द्वारा पब्लिक ये डिसाइड करते हैं कि हम कंपनी में पैसा लगाएं कि ना लगाएं। एक बुकलेट होती है जिसमें कंपनी के बारे में लिखा होता है, हर व्यक्ति पढ़ता है उसको, और जिसको कंपनी अच्छी लगती है वो कंपनी में अपने पैसे लगा देता है। ठीक है बेटा। तो ये प्रोस्पेक्टस जो होते हैं बैंक के पास रखे होते हैं, बैंक में फीस देकर नॉमिनल चार्जेस होता है 10, 20, 50, 100 रुपये, हम कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छा लगे तो कंपनी में पैसे लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर रखा है तो उसे क्या क्या बातें फॉलो करनी पड़ेंगी कि उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्राप्त हो जाए। देखिए क्या लिखा है। नंबर 1, कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज। कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए 120 दिन, डेज ऑफ आईपीओ डेट, जिस दिन ऑफर हमारा शुरू हुआ था उस दिन से, या और 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी कर रखा है और उसे कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की, तो सबसे पहले तो कंडीशन क्या फॉलो करनी पड़ेगी कि जब उसने ये ऑफर किया था कि हम शेयर बेचने वाले हैं उसके 120 दिन के अंदर अंदर, या कंपनी ने जब पहली बार प्रोस्पेक्टस जारी करा उसके 30 दिन के अंदर अंदर,
जो भी डेट इनमें से पहले फॉल करेगी उस दिन तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी 90% एप्लीकेशंस कंपनी को मिल जानी चाहिए। ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है जब प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है तब। दूसरी, हर डायरेक्टर ने अपने द्वारा लिए गए शेयर्स की फुल वैल्यू पे कर दी हो। हमने शुरू में पढ़ा था कि जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें भी कुछ शेयर्स लेने पड़ते हैं, जरूरी होता है ये। तो उन डायरेक्टर्स ने जो शेयर लिए थे, किसी ने 2 किसी ने 5, उन्होंने सारी वैल्यू उनकी पे कर दी हो, उधार नहीं रखा हो। ए डायरेक्टर है, इसने 10 शेयर लिए थे, 100 रुपये का एक है, इसने 1000 रुपये पे कर दिए। इस तरह सारे डायरेक्टर पैसा पे कर चुके हों, 2 कंडीशन। तीसरी, कंपनी ने एक डिक्लेरेशन फाइल करी हो जो कि एक डायरेक्टर के द्वारा या सेक्रेटरी के द्वारा क्या हो कि हमने ये वाली कंडीशन फुलफिल कर ली है। एक लिखित पत्र होता है जिसमें कोई एक डायरेक्टर या सेक्रेटरी जो होता है कंपनी का, उसको ये लिखना पड़ता है कि हमने ये ऊपर की दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रिसीव कर लिया है, हर डायरेक्टर ने अपने द्वारा जो ड्यूज थे वो भी पे कर दिए हैं। अगर ये गलती पाई जाती, इन्होंने झूठी स्टेटमेंट बना के दे दी रजिस्ट्रार को, तो इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है तब जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी करा हो तब। दूसरी, अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करा है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तभी आएगा बेटा जब प्रोस्पेक्टस जारी होता है। अगर मान लो प्रोस्पेक्टस कंपनी ने जारी ही नहीं करा, तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस के अभाव में एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है जिसका नाम होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन को हमें देखना पड़ेगा। अगर प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करा तो हमें उसके अभाव में एक दूसरा कागज फाइल करना पड़ता है जिस कागज का नाम होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस नहीं छपवाओ, अरे मत छपवाओ, एक स्टेटमेंट का मतलब होता है एक कागज का टुकड़ा, उसमें आपको कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं और वो जो स्टेटमेंट है वो रजिस्ट्रार के यहाँ पर फाइल करनी पड़ती है। उस स्टेटमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। दूसरी वही कंडीशन, हर डायरेक्टर्स ने अपने द्वारा जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू पे कर दी हो। और तीसरी में किसी डायरेक्टर ने या सेक्रेटरी ने साइन कर दिया हो कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, कि स्टेटमेंट ऑफ ल्यू भी हम दे चुके हैं, डायरेक्टर्स ने पैसे भी चुका दिए हैं और हम इस चीज़ की हाँ भरते हैं, अप्रूव करते हैं, गारंटी देते हैं। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं जब जाके कंपनी को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे कंपनी को स्टार्ट करने के कुछ स्टेप्स। कंपनी लॉ अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो आप सीए फाउंडेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में, क्योंकि वहाँ पर कंपनी लॉ एक अलग से बुक है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब पेज नंबर 9 के ऊपर लिखा हुआ है, इन सभी फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के बाद रजिस्ट्रार उस कंपनी को, किस कंपनी को, वो पब्लिक कंपनी जिसमें पब्लिक ने पैसा लगाया हुआ है, शेयर कैपिटल है, उसको सर्टिफिकेट दे देती है बिजनेस शुरू करने का और वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। अब हम आते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स। इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। सबसे पहला होता है बेटा MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कैसे याद रखोगे? ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसे हम चार्टर ऑफ कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी किन उद्देश्यों को लेकर काम कर रही है, किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है, वो सब लिखे होते हैं, इसलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट यानी बिजनेस के बाहर के जो भी इंसान हैं वो अगर कंपनी के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट करते हैं तो उन्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं एक सप्लायर हूं और मैं इस कंपनी को कोई माल सप्लाई करना चाहता हूं बनने के बाद, तो मेरे से ये उम्मीद करी जाती है, ये माना जाता है कि मैंने इस कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ रखा है और अगर मैंने
इस मेमोरेंडम में कोई बात नहीं थी और उसके अकॉर्डिंग मैंने इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मैं इस कंपनी को क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पैसे वापस दो, क्योंकि जो मेमोरेंडम के अंदर बातें लिखी हैं उन्हीं बातों के अंतर्गत अगर हमारा कोई एग्रीमेंट होता है वो कंपनी फुलफिल करेगी। इनसे बाहर जो भी बातें हैं वो कंपनी मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। इसलिए बाहर का कोई भी इंसान जब कंपनी के साथ कोई भी एग्रीमेंट करता है तो उसे कंपनी के मेमोरेंडम की फुल नॉलेज होनी चाहिए। अगर बाद में ये पता चलता है कि उस व्यक्ति ने मेमोरेंडम को पढ़े बिना ही एग्रीमेंट कर लिया और वो बात मेमोरेंडम में कहीं पर नहीं थी, तो उस बंदे को उसका क्लेम नहीं मिलेगा। कंपनी अपने हाथ खड़े कर देगी, नहीं भाई मैं नहीं जानती तुम्हें, क्योंकि तुमने हमारे मेमोरेंडम को पढ़े बिना हमसे एग्रीमेंट करा है। तो ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट होता है। कैसे पहचानेंगे? जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, कंपनी के पावर्स लिखी होती हैं, कंपनी की लिमिटेशंस लिखी होती हैं कि कंपनी किन अधिकारों में रहकर काम कर सकती है, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बाकी आप पढ़ सकते हैं, मैंने पैराग्राफ में बना के दिया हुआ है। ठीक है बेटा। दूसरा ही आता है इससे मिलता जुलता AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो MOA क्या बताता है कि कंपनी क्या प्राप्त करना चाहती है, कंपनी के लक्ष्य क्या होंगे, ये बताता है MOA। हाउ टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, इन ऑब्जेक्टिव को किन तरीकों से प्राप्त करा जाए, ये सारे रूल्स लिखे होते हैं आर्टिकल्स के अंदर। कंपनी किस पर्पज को लेकर काम कर रही है वो तो MOA बताएगा। उन पर्पजेस को, उन टारगेट्स को, उन एम्स को हम किस प्रोसेस के थ्रू अचीव करेंगे ये बताता है हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्लियर बेटा? ठीक है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, डिफाइन करता है वो रूल्स जो कि मेंशन होते हैं, किस लिए, ताकि MOA के अंदर लिखे गए ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। पेज नंबर 10 पे स्टार्टिंग में लिखा है कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, MOA का सब्जेक्ट मैटर, यानी कि MOA के अंदर क्या क्या बातें लिखी होती हैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले है नेम क्लोज, कंपनी का नाम क्या होगा। नंबर 2 सिचुएशन क्लोज, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा। नंबर 3 ऑब्जेक्ट क्लोज, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। नंबर 4 लायबिलिटी क्लोज, कंपनी के हर जो डायरेक्टर हैं, प्रमोटर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होगी। 5वां कैपिटल क्लोज, कैपिटल किस प्रकार प्राप्त की गई है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में सारा कुछ लिखा होता है। और 6 एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज, कि मेमोरेंडम के ऊपर किस किस व्यक्ति ने साइन करे हैं उनके बारे में भी बताया होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होता है, इससे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी कि AOA डिफाइंस द रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, कंपनी के आंतरिक मैनेजमेंट को बताता है AOA, बाहरी मैनेजमेंट को बताता है MOA। इसलिए बोलते हैं इसको डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है बेटा? अच्छा जी, आगे लिखा है कि AOA हर पब्लिक कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है, मैक्सिमम पब्लिक कंपनी आर्टिकल्स नहीं बनाती हैं। इसके अभाव में एक टेबल F होती है बेटा, टेबल F। ये टेबल F इस AOA का एक शानदार फॉर्मेट मानी जाती है कि AOA अगर नहीं बनाती है कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो टेबल F जो होती है उसमें कुछ नियम लिखे होते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर टेबल F है, उस टेबल F को हम रेफर करके देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या काम करना है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है तो वो टेबल F के नियमों को फॉलो कर सकती है, उसका AOA के बराबर ही उसका काम माना जाएगा। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बेटा? कंटेंट्स क्या होते हैं, AOA के अंदर क्या क्या लिखा होता है कि अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट गलत एग्रीमेंट हो गया, हमने कोई एग्रीमेंट किया था और वो गलत हो गया, उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं वो तरीका ये बताएगा। डिवीजन ऑफ शेयर एंड राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स के बीच में किस प्रकार उनके हिस्सों को बांटा जाएगा।
शेयर होल्डर्स के अधिकार क्या होंगे कि अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती है उन्हें, तो शेयर होल्डर्स क्या कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं, ये लिखा होगा। इशू और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, किस प्रकार शेयर्स इशू होंगे, किस प्रकार सर्टिफिकेट्स बांटी जाएंगी, सर्टिफिकेट्स के बांटने को कहते हैं अलॉटमेंट। फिर है फोर्थ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर क्या होंगी। हमने कहा था कि शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये लोग अपने कुछ नॉमिनीज अपॉइंट कर देते हैं जिन्हें हम बोलते हैं BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनके बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे नियुक्त करा जाएगा। वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर, जब भी मीटिंग होगी तो शेयर होल्डर्स किस प्रकार से वोट डालेंगे। कॉमन सील को यूज के रिगार्डिंग, कंपनी की जो स्टैंप होगी उस स्टैंप को किस प्रकार से यूज किया जाएगा, कौन उस पर साइन करेगा। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड देयर पावर, जब कंपनी के अकाउंट्स को चेक करवाना पड़ेगा तो CA की नियुक्ति करनी पड़ेगी, CA हमारे अकाउंट्स को चेक करेगा। तो जो अकाउंट्स को चेक करते हैं उन्हें ऑडिटर बोलते हैं। और आज के काम में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो ऑडिट का काम करते हैं। जितनी भी कंपनियां हैं, जितने बिजनेसेस हैं, सबके अकाउंट्स को चेक करके उनके ऊपर एक रिपोर्ट दी जाती है, उसे बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट, चेक की हुई रिपोर्ट। उसकी नियुक्ति कैसे करी जाएगी, CEO को किस प्रकार हायर किया जाएगा। फिर है मीटिंग के रिगार्डिंग रूल्स, मीटिंग किस प्रकार करवाई जाएगी, क्या लोगों को नोटिस कैसे दिया जाएगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से, ऑनलाइन, ईमेल, मैसेज कैसे दे, वो सारे लिखे होते हैं। प्रोसीजर ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी वर्क बंद करवाना पड़ जाए तो क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये भी लिखा होता है। ठीक है बेटा। और तीसरा है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस हम सभी जानते हैं, कंपनी जब पब्लिक को इनवाइट करती है कि हमारे यहाँ पर पैसा लगाओ, तो उस इनविटेशन बुकलेट को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें लिखा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टस, पेज नंबर 11 पर लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो लोगों को आमंत्रित करना, दूसरा कंपनी को उन डिटेल्स के बारे में बताना जिनके आधार पर कंपनी काम करेगी या जिनके आधार पर कंपनी ने लोगों से पैसे लेना चाहा है, और यह डिक्लेयर करना कि प्रमोटर्स जो होते हैं, उस प्रोस्पेक्टस में ये भी लिखा होता है कि अगर पब्लिक को कोई खामियाजा भुगतना पड़ा, यानी पब्लिक को कोई भी हानि हुई हमारे प्रोस्पेक्टस को खरीदने की वजह से, तो उसके जिम्मेदार कौन हो बेटा, प्रमोटर्स। जो कंपनी को स्टार्टिंग में बनवाते हैं उन्हें प्रमोटर्स कहते हैं, और ये प्रमोटर्स ही जिम्मेदार होंगे अगर उन्होंने प्रोस्पेक्टस में कोई भी गलती कर दी तो। ठीक है बेटा। प्रोस्पेक्टस की आवश्यकता क्यों होती है, लिखा है कि नीड ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक को अपॉइंट ही नहीं करती, मतलब इनवाइट ही नहीं करती अपने यहाँ पर आने के लिए, तो पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस की आवश्यकता नहीं होती है। पब्लिक कंपनी जो कि शेयर्स के द्वारा लिमिटेड है और जो कि पब्लिक से पैसा रिसीव करना चाहती है, उसे प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा। अगर प्रमोटर्स ये कॉन्फिडेंट रखते हैं, यानी इतने विश्वास में है कि वे सारा पैसा अपने आप ही रिसीव कर सकते हैं अपनी जेब से, तो उन्हें प्रोस्पेक्टस देने की आवश्यकता नहीं है। देखो तो प्रोस्पेक्टस के ऊपर कई क्वेश्चन निकलते हैं छोटे छोटे, आपको मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहूंगा। देखो, प्राइवेट कंपनी नो नीड, पब्लिक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, इसके लिए प्रोस्पेक्टस की आवश्यकता नहीं। एक पब्लिक कंपनी जिसके जो प्रमोटर्स हैं वो ये कहते हैं कि सारा पैसा हम अपने आप रिसीव कर लेंगे, यानी कि इस प्रकार की कंपनी, इसके प्रमोटर्स कहते हैं कि हमें पब्लिक से लेने की आवश्यकता नहीं, अपनी जेब से लगा सकते हैं, तो इन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करा तो इन्हें एक स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा, और ये हमें 3 दिन पहले, 3 days बिफोर अलॉटमेंट, जिस दिन हम अपने शेयर्स अलॉट करेंगे, यानी कि जिस दिन हम अपने शेयर्स जनता को देंगे या जिसने भी हमारे यहाँ पैसा लगाया उसको देंगे, उससे 3 दिन पहले हमें ये जो प्रोस्पेक्टस है, ये वाला स्टेटमेंट इन लीव, इसे रजिस्ट्रार के यहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा। ये होता है प्रोस्पेक्टस की आवश्यकता। स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस होता क्या है, इसके बारे में छोटा सा और पढ़ लेते हैं, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। वो डॉक्यूमेंट जो कि प्रोस्पेक्टस के जगह बनाया जाता है, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती तो उसके ऊपर एक कंडीशन लग जाती है कि आप स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को देकर आओ। अच्छा,
किन किन कंडीशंस में इशू किया जा सकता है, बहुत बार नंबर आ चुका है इसका, 4 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस कब कब जारी करा जाता है। सबसे पहले देखिए कंडीशंस इन विच इट इज इशूड, पेज नंबर 12 पर। जब एक कंपनी विद शेयर कैपिटल हैज नॉट इशूड एनी प्रोस्पेक्टस, एक पब्लिक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है, यानी कि जो जनता से पैसे रिसीव करना चाहती है, लेकिन उसने प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करा, तो कोई बात नहीं, आप ये जारी कर दो, तब करना पड़ता है। एक प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक में कन्वर्ट होती है, पहले ये कंपनी प्राइवेट थी, लेकिन अब अगर पब्लिक बनना चाहेगी तो इसे पब्लिक से पैसा मंगवाना पड़ेगा। जैसे ही ये पब्लिक में कन्वर्ट होती है, इसको स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा। तीसरा, अगर कंपनी की पूरी कैपिटल अपने आप मिल जाती है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी के प्रमोटर्स ये कहते हैं कि हम सारा पैसा अपनी जेब से लगा सकते हैं, तो इन्हें स्टेटमेंट जारी करनी पड़ेगी। चौथा, जब एक कंपनी ने स्टार्टिंग में शेयर्स इशू नहीं करे पब्लिक को, लेकिन अब करना चाहती है, जैसे मैंने एक कंपनी बना ली ABC लिमिटेड, लेकिन जब मैंने बनाई उस टाइम मैंने जनता से पैसा नहीं लिया, लेकिन 5 से साल बाद मैं चाहता हूँ कि मैं जनता को भी इन्वॉल्व करूँ, तो अब अगर आप जनता को इन्वॉल्व करना चाहते हो तो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस आपको जारी करना पड़ेगा। और लास्ट कंडीशन बेटा, जब एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज अंडरराइटर्स को बेचती है, जब एक कंपनी अपने शेयर्स बेचती है एजेंट्स को और एजेंट्स बेचते हैं पब्लिक को, तो जब भी कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटी एजेंट्स के थ्रू बेचती है पब्लिक को, तब भी हमें ये स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है। तो ये थे बेटा हमारी कंपनी को बनाने की कुछ स्टेजेस, जिनके द्वारा हम अपनी कंपनी को बना सकते हैं। एक हमारा इस सेकंड यूनिट में एक चैप्टर बचा है कि हमने इतने टाइप्स के बिजनेस पढ़ लिए हैं, अब उनको चूज कैसे करें कि हमें किस बिजनेस में जाना चाहिए, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। चैप्टर नंबर 2.6 हमारा फिनिश हो चुका है, इसको अच्छे से रीड करें। नहीं समझ में आता कोई पॉइंट तो दोबारा आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट एक बार क्लियर कर दो दोबारा। ठीक है बेटा, थैंक यू।